क्लोटिंग। तो देखिए ये क्या है कि इसके प्रोसेस जो हैं, इसके ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक है, ये 4 मिनट का प्रोसेस होता है। ठीक है, 4 मिनट का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। अब देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं कि कैसे कैसे रक्त का थक्का बनता है हमारे शरीर में। देखिए रक्त का थक्का क्या कहते हैं, जैसे देखिए आप अगर बॉडी में कहीं कट छट गए हैं तो वहाँ देखिएगा आपका ब्लड जो है सो बाहर आकर वह है सो थक्का बना लेता है। ठीक है, वहाँ जम जाता है, पपड़ी के टाइप में बना लेता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त का थक्का। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रक्त की थक्का कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले की है थर्मोसाइट्स, प्लेटलेट्स जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ये क्या करता है प्लेटलेट्स कि वायु के संपर्क में आने पर, प्लेटलेट्स है वो वायु के संपर्क में आने पर ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। अब क्या करता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ आता है, सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्मोप्लास्टिन है वो जाके कैल्शियम को उठाता है। ठीक है, वो बोलता है चचा चचा कैल्शियम उठ 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 उठ, तो कैल्शियम उठता है। ठीक है, कैल्शियम उठने के बाद ये क्या बन जाता है कि कैल्शियम उठने के बाद ये प्रोथ्रोम्बिन हो जाता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को उठाता है फिर जो कैल्शियम है वो कहता है थ्रोम्बोप्लास्टिन की, थ्रोम्बोप्लास्टिन को कि कहाँ कट छट कहाँ गया, हम क्या करेंगे। तो थर्मोप्लास्टिन कहता है कैल्शियम से कि कैल्शियम चलो थ्रोम्बिन को, हम मेरे पास एक उपाय है, चलो हम थ्रोम्बिन को उठाते हैं। थ्रोम्बिन उठता है तो समझ जाता है कि कहीं कटा छटा है। अभी क्या करता है कि थ्रोम्बिन को जैसे उठता है ना वैसे ही हो जाता है थ्रोम्बिन। ठीक है, अब थ्रोम्बिन हो जाता है तो थ्रोम्बिन है सो फिर क्या करता है कि जाके फाइब्रिनोजन को उठा देता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो फाइब्रिनोजन है ब्लड में उसको उठा देता है। अब जब ये फाइब्रिनोजन उठ जाता है तो ये समझ जाता है कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं कट छट गया है। तो ये क्या करता है कि उठने के बाद ये फाइब्रिन में बदल जाता है। ठीक है, ये जैसे उठेगा वैसे फाइब्रिन में बदल जाएगा और फाइब्रिन में बदलने के बाद ये फाइब्रिन है वो जाली नुमा होता है। ठीक है, यही प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा क्या कि जो फाइब्रिन है वो जाली नुमा होता है। जैसे देखिए देखिए ये हो गया, ये हो गया, जाली नुमा की तरह होता है। ठीक है, जो होता है फाइब्रिन वो जाली नुमा की तरह होता है। अब ये क्या कहता है रुधिराणु, जैसे देखिए ये जालीनुमा के बन गया, अब ब्लड में जालीनुमा बन गया उठने के बाद। अब क्या है कि रुधिराणु जैसे प्लेटलेट्स, फिर हो गया डब्ल्यूबीसी आरबीसी, प्लेटलेट्स ये सब हो गया है रुधिराणु जिसको हम कहते हैं। अब देखिए ये क्या करता है कि जब देखिए आपका जालीनुमा बन जाएगा आपका ब्लड आपके जहाँ कटे छटे उसके ऊपर में, तो क्या करेगा कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स सब निकलेगा जब, तो क्या करेगा कि जाली में फंस जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसके कण है जो रक्त के कण, ब्लड के कण है वो जाली में फंस जाएगा। और जाली में फंसने के बाद क्या होता है कि वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। और जब ब्लड निकलना बंद हो जाएगा तो यहाँ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करता है कि सूख जाता है, सूखने के बाद आपका वहां पर जम जाता है। ठीक है, जिसको पपड़ी के टाइप में जम जाता है। अब देखिए इसका अगला प्रोसेस में हम बताते हैं। जैसे देखिए कि ये आपका प्रोसेस 4 प्रोसेस में आपको बताए हैं। 4 प्रोसेस सबसे पहले देखिए क्या बोले कि थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स वो वायु के संपर्क में आने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम को जाके उठाता है। अब कैल्शियम जब उठता है तो ये क्या करता है कैल्शियम की प्रोथ्रोम्बिन को उठा देता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन उठने के बाद ये क्या करता है कि उठने के बाद ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अब थ्रोम्बिन है तो थ्रोम्बिन जाके फाइब्रिनोजन को उठाता है और फाइब्रिनोजन उठने के बाद फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन क्या करता है कि वो जालीनुमा होता है और जालीनुमा से जितने भी ब्लड के कण हैं रुधिराणु हैं वो जाके सब जाली में फंस जाते हैं। और जाली में फंसने के बाद क्या होता है कि रक्त का थक्का का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर आप बहुत को बोलते हैं कि रक्त का थक्का कैसे होता है, तो विटामिन के से। ये बच्चा का चीज़ है, रक्त का थक्का विटामिन के से बनेगा तो कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। विटामिन के क्या करता है कि वो जितना भी प्रोसेस होता है इसमें, जितना भी हमारे पार्ट्स हैं उसको सबको एक्टिव करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। ठीक है, तो हम फिर से आपको स्टेप बताते हैं, आपको समरी स्टेप में बताते हैं। ठीक है, समरी में देखिए क्या था कि रुधिराणु जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते थे, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। देखिए आपको बताया था कि थ्रोम्बोसाइट्स एक रुधिराणु हो गया। अब देखिए प्रोटीन में कौन था, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन।
अब तत्व और धातु, कैल्शियम था, कैल्शियम, तो तत्व और धातु में आ जाता है कैल्शियम। अब देखिए विटामिन में, विटामिन के आपको बताएं कि विटामिन के भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस ब्लड क्लॉटिंग के, मतलब महत्वपूर्ण काम करता है, ठीक है। जो विटामिन के है, विटामिन के क्या करता था कि सभी जितना भी हमारे क्रिया करने वाले जितना भी कण थे या फिर जितना भी, जिससे हो गया प्रोटीन, रुधिराणु तत्व, ये इसको एक्टिव करने का कार्य करता था विटामिन के। अब देखिएगा कि कहीं मान लीजिए कि आपका ब्लड, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका अंदर बॉडी के अंदर में ही ब्लड मतलब जम जाए, किसी नस के अंदर जम जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि ये सब क्या करते हैं कि इस सब का काम है कि आपके शरीर में रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग का कार्य है। लेकिन क्या है कि एक आपका जो है हेमरिन नामक एक मतलब कण है, उसमें रुधिराणु के अंदर है, जो कि वो क्या करता है कि जितने भी ये सब जितने भी प्रोटीन हो गए, जैसे कैल्शियम हो गया, थ्रोम्बोसाइट्स हो गया, फाइब्रिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, ये सब क्या है कि ये सब तो ब्लड जमाने का कार्य करता है, लेकिन ये क्या करता है कि ब्लड को जमने नहीं देता है। ये बॉडी में जब तक रहेगा तब तक ब्लड को जमने नहीं देगा आपको, आपके बॉडी में। ये क्या है कि ये जब वायु के संपर्क में आ जाता है हेपरिन, तो हेपरिन वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है कि मर जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताएं कि बॉडी के अंदर जब तक रहेगा तब तक ये ब्लड को क्लॉटिंग होने नहीं देगा, रक्त का थक्का होने नहीं देगा। तो क्या करेगा हेपरिन, हेपरिन है सो जैसे देखिए आपको बताएं कि वायु के संपर्क में आने पर हेपरिन मर जाता है। तो इसी के देखिए अब जब हम यहाँ कट जाएंगे तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ वायु का प्रवेश हो जाएगा, जहाँ हम कटे छटे होंगे वहाँ वायु का प्रवेश हो जाएगा, और वहाँ जो ब्लड निकलेगा उसमें जो हेपरिन रहेगा, हेपरिन वो क्या होगा कि वायु संपर्क में मर जाएगा। अब ये क्या करता था, ये क्या कार्य करता था कि ये ब्लड को जमने नहीं देता था। अब मान लीजिए ये जिंदा रहेगा तो ये बाहर आने पर भी, जब ब्लड बाहर आएगा हमारी बॉडी से, तब पर भी तो जमने नहीं देगा। तो भगवान इतना चालाक थे कि क्या किए कि हेपरिन को ऐसा मतलब कुछ ट्रेनिंग दिए कि जैसा कि ये बाहर निकलने पर ही क्या है कि वायु संपर्क में आने पर ही मर जाएगा। अभी अगर ना मरे तो ये तो रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं, ये तो जमने देगा ही नहीं। तो इसीलिए भगवान किए कि इसको ऐसा ही दिए ट्रेनिंग कि बाहर आने पर इसको मरने का ट्रेनिंग दे, ठीक है। जब वायु के संपर्क में आ जाएगा तो ये मर जाएगा। अब देखिए हेपरिन है तो ब्लड को कहीं होने ही नहीं देगा, जमने नहीं देगा। अब देखिए कि हम लोग कभी सुनते हैं कि माथा में चोट लगने से वहाँ नस में ब्लड जम गया, ब्लड जम गया, तो क्या है कि वहाँ के जो मेरा ब्रेन का जो नस है वो क्या होता है कि वह छोटा छोटा होता है, पतला होता है, ठीक है। तो पतला होने के कारण क्या होता है कि वहाँ ब्लड का क्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी कारण से हमारे ब्रेन में कभी कभी होता है कि रक्त का थक्का हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में थक्का जम जाए तो क्या होगा कि थक्का जमने से उसमें है कि 120 के प्रेशर से जाता है और 80 प्रेशर से लौटता है, तो जहाँ ब्लड जम जाएगा तो इतना प्रेशर से जाएगा तो मर जाएगा, तो आदमी तो मर जाएगा, इतना प्रेशर से जाएगा तो नस फट जाएगा, तो आदमी तो जिंदा रहेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि हेपरिन रहता है। अब देखिए एक हीमोफोलिया नामक एक बीमारी है जो कि इंग्लैंड की महारानी से चला है, उसके वंश से चला है कि ये जो है जब तक ये बीमारी हो जाएगा तो ये क्या है कि हेपरिन जो है, हेपरिन जब हमारे बॉडी में रहेगा तब पर भी इसको नहीं होने देगा, ये ब्लड जमने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि जब तक ये बीमारी ऐसा ही है कि जब तक हमारे बॉडी में हेपरिन रहेगा तब तक इसमें जमने नहीं देगा, तब पर भी ये जमने नहीं देगा। हीमोफोलिया ऐसा बीमारी है कि आपके ब्लड को जमने नहीं देगा, समझ के। अब आप देखिए कि आप लोग डॉक्टर को देखे होंगे तो क्या करता है कि जब भी आपके ऊपर सलाइन चढ़ाता है या फिर सुई देता है तो क्या करता है कि वो सबसे पहले वो सुई को ठोक ठोक कर उसके अंदर वायु को निकाल देता है। अगर वायु हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाए तो क्या करेगा
कि हेपरिन को मार देगा, ठीक है। अब हेपरिन तो मर जाएगा तो वहाँ ब्लड क्लोटिंग आसानी से हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर है तो वो सबसे पहले उस सुई को सबसे पहले ठोक ठोक कर उससे हवा निकालता है और उसको दबाकर थोड़ा सा दवा भी बाहर निकाल देता है, जिसके फलस्वरूप उसमें वायु नहीं बचता है, ठीक है। इसीलिए अब देखिए कहीं आप पानी चढ़ाते होंगे बोरी में, तो बोरी में पानी चढ़ाने समय क्या होता है कि अगर आप बेड पर सोए हैं और मान लीजिए ये डब्बा हो गया आपका पानी का, जल का डब्बा हो गया। अब देखिए इधर से ब्लड जा रहा है तो जैसे पानी आपका इतना दूर आएगा तैसे आपका नर्स रोक देगी, ठीक है। आपका नर्स रोक देगी आपको, यही में कि इसमें तो बहुत ज़्यादा वायु होता है और ये आपको मान लीजिए पूरा वायु मतलब पूरा जल को आपके बॉडी में डाल दे तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी वायु थे वो आपके बॉडी में चला जाएगा और जिसके कारण से आसानी से ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। इसीलिए है कि नर्स है सबसे पहले इस सलाइन को निकाल देती है। तो आप लोग को इस समझ में आ गया होगा, तो हम आशा करते हैं